जय हिंद साथियों। आज की क्लास हमारी सबसे ज्यादा मैं फोकस अब आर्मी वालों की जो रेजिमेंट है, कमांड है और जितने भी हमारे ऑफिसर्स के पद हैं उनसे जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जो बनाए जा चुके हैं, जो बनाए आगे जा सकते हैं, तो उन पर पूरी बात कर लेंगे। पहले तो हम लोग सैन्य अधिकारियों की पोस्ट पर, सैन्य अधिकारी। दूसरी हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना की कमांड। तो दूसरा हमारा टॉपिक कमांड पर है, कमांड कहाँ कहाँ स्थित है सारी तीनों सेनाओं की। और तीसरा हमारा रेजिमेंट पर, रेजिमेंट कितनी है, क्यों बनाई गई थी और ऐसा क्या सही है, सार्थक है रेजिमेंट चलाना वर्तमान में। ये तो हमारी जो गुलामी की, जो अंग्रेजों का हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उनकी देन है। तो क्या अभी वर्तमान में रेजिमेंट के आधार पर सेना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? इन सारे प्रश्नों पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। कितनी रेजिमेंट है, ठीक है, कितनी बटालियन है, बटालियन में कितने सैनिक होते हैं, कितनी एक रेजिमेंट में कितनी बटालियन हो सकती है, इन सारी चीजों पर अब लोग हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सैन्य अधिकारी, इस पर चर्चा करेंगे कि सैन्य अधिकारी जो हमारे तीनों सेनाओं के हैं, वो मैं बगल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक। तो इसमें आप लोग कोशिश हो सके तो मेरे हिसाब से आप जहां तक अपने हाथ से लिख लेंगे, तो हाथ से लिखने में याद थोड़ा बहुत अच्छी तरह, मैंने बोला था आपसे 20 मिनट से मैं ज़्यादा क्लास नहीं बढ़ाऊंगा, 20 के अंदर ही कोशिश करूंगा कि जो हमारे सभी लोग बिजी लोग रहते हैं आज के ज़माने में, जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेट का, इंटरनेट मीडिया के युग में, तो कम से कम आप लोग जिसको भी, जो भी सीरियस है, मुझे ये तो खुशी हो रही है कि मेरे साथ कम से कम सीरियस बच्चों की संख्या 25 से 30 हो गई है। और 2025-26 में मैंने बोला था कि मुझे 25 से 30 साथियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो साथी अब केवल इतना याद रखना है कि वो अपने कर्म कांड में प्रैक्टिकल, जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, जो हम लोग पूजन पाठ जो करवाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म वाले हो, चाहे हिंदू वाले हो, मुस्लिम वाले, सिख, ये जरूर ईमानदारी से सीख के, यदि हमारा और आगे भी साथ आप चाहेंगे तो जरूर ईमानदारी से सीख लेना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बार कहावत होती है कि जो यदि दूध से जल जाए तो फिर मट्ठा भी फूक फूक पर पीने लगता है। तो मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ कि कर्मकांड कमजोर, अब धर्म गुरु पद के लिए आप योग्य नहीं हो सकते थे, आपका कोई भी किसी भी धर्म का कर्मकांड कमजोर है। सैन्य अधिकारी में बगल में आप लोग देखेंगे कि मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, आप उसमें लिख लेना बहुत अच्छी तरह, ठीक है। देखो, वायुसेना के और हमारे जो पैदल सेना है, नौसेना और एक नौसेना के, तीनों अधिकारियों का आपको एक तुलना करेंगे कि कौन किसके बराबर होता है या समान होता है। तो मैं इसमें थोड़ा मदद ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इतना याद करना संभव नहीं हो सकता है। तो भारतीय वायुसेना के होते हैं मार्शल, और सेना का होते हैं फील्ड मार्शल, और नौसेना के होते हैं एडमिरल। तो ये यदि तीनों हो जाए तो आपको तीनों याद रखना है। और दूसरे होते हैं हमारे सेकंड ऑफिसर पद होता है, जो होता है चीफ एयर मार्शल। चीफ मार्शल सामान्य मतलब जनरल सेना में होते हैं, और जो नौसेना में होते हैं वो एडमिरल होते हैं। अब एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल और वाइस एडमिरल, ये आपको बिल्कुल ये कहाँ तक पूछेंगे ये भी याद रखना। एयर चीफ मार्शल, जनरल और एडमिरल ये पूछ सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। एयर वाइस मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर कमोडोर, ब्रिगेडियर, कप्तान, ये पूछ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन, कर्नल, कैप्टन, ये पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है हमारे साथियों को। विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडर, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडर वाला, ये हो सकता है कि शायद आपसे चर्चा हो जाए। स्क्वाड्रन लीडर, प्रमुख, और ये प्रमुख मतलब लीडर, ठीक है, और लेफ्टिनेंट कमांडर। कुछ हिंदी में शब्द है तो इंग्लिश में जिसमें जिसको सहायता हो तो वो अपना बना लेना। एक है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कप्तान और लेफ्टिनेंट। ये देखना, एक 5वें नंबर पर कैप्टन है नौसेना में, लेकिन जो सेना में कैप्टन है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट और कैप्टन और लेफ्टिनेंट। यहाँ ये ऐसे पूछते हैं जहां आपको अंतर्द्वंद या दुविधा होने की ज्यादा संभावना हो, वो प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा सेना संबंधित कोर्स है तो सेना संबंधित में ऐसे पूछ सकते हैं। ज्यादा मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप लोग सोचेंगे कि कठिन बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी सेना के जितने भी
19 ऑफिसर्स पद, 9 ऑफिसर्स और 10 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और कुछ नॉन कमीशन ऑफिसर पद होती है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, और विशेष तौर पर जिस चीज में आप, जिस सेना में आप जा रहे हैं तो वो तो होना ही चाहिए, तो इसको याद रखना। फ्लाइंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट, ये बिल्कुल मैंने बताया ये 8 से 10 है, और ये आपको याद रख लेना। अब लास्ट के और बच रहे हैं लगभग 8, तो इनको भी आपको याद रखना है। NCA, NC, अब नौसेना में कोई पद नहीं दिया गया है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, वो इसमें अभी मैंने बहुत कोशिश की खोजने की, नहीं खोज पाया। अब MWO, सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ, पट्टी ऑफिसर, ये नौसेना में है, जो सूबेदार मेजर सेना में है। अब आप WO बराबर होते हैं सूबेदार के, ठीक है, और इसमें मुख्य कारीगर या मुख्य यांत्रिक बोल नौसेना में होता है। और JWO नायब सूबेदार होते हैं, जो आप जिस पद पर जा रहे हैं, ये JWO के बराबर होते हैं वायुसेना में। और CPO मैक आर्टिफिसर के बराबर होते हैं नौसेना में। तो उच्च श्रेणी का वकील वायुसेना में, हवलदार हमारी सेना में होते हैं, और जो नौसेना में है वो पेटी ऑफिसर या मैक आर्टिफिसर बोलते हैं। अब दैहिक वायुसेना में बोलते हैं नायक, हमारी सेना में है, और लीडिंग सीमैन ये नौसेना में है। तो ये आपको, और SC LC भारतीय सिपाही और सीमैन ये कांस्टेबल हैं, तो आपको इनको ये नहीं पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन आपको ये सूबेदार, नायक सूबेदार और सूबेदार ये याद रखना है। और इसके पहले जो याद रखना है वो आपको यहाँ से याद रखना है, एयर वाइस मार्शल से नीचे तक आपको यदि याद रख सके तो फ्लाइंग ऑफिसर, एक 5-6 आपको याद रख लेना, अभी बहुत टाइम है, यदि एक एक भी आप याद करेंगे पढ़ रहे तो कर लेंगे। ये हमारी बात हो गई ऑफिसर्स की, तुलना हो गई पद की। अब आ जाएंगे हम कमांड पर, इस पर थोड़ा हमको विस्तृत चर्चा करनी है। ये कमांड इंटरव्यू के पर्पज से तो महत्वपूर्ण है ही है, और साथ में हमारे लिखित पेपर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जल्दी जल्दी से हम लोग बात कर लेंगे। जो हमारी भारतीय सेना में है वो 7 कमांड है। 7 कमांड में एक प्रशिक्षण कमांड है जो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट में नाम लिखता जाऊंगा राज्य के, तो उसमें थोड़ा समझते जाना, बोलता जाऊंगा मैं मुंह से। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब 6 है वो हमारी क्रियाशील कमांड है भारतीय सेना की या आर्मी की, 6 क्रियाशील। अब इसको याद करने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कैसे याद करना है। पूर्वी तो आप लोग सब लोग याद रख लेंगे कि पूर्व में यदि हम बोलेंगे तो सीधा कोलकाता पहुंच जाना है। अब लेकिन अब इसका दूसरा मैं पश्चिम में बोलूंगा तो सीधा पंचकुला पहुंच जाना है। जो चंडी मंदिर छावनी है, तो ये पश्चिम में पंचकुला हरियाणा में है, ठीक है। अब हम लोग उत्तर बोलेंगे तो उत्तर में सीधा उधमपुर। आप जोड़ते चलना, इसमें बहुत सरल है, मुझे लगता है याद करना, इसमें कोई कठिन नहीं है। आप सेना आर्मी की जितनी 7 कमांड है बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही बोलूंगा आपको कि उत्तर, तो उधमपुर पंजाब पहुंच जाना है। ठीक है, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। अब दक्षिण पश्चिम यदि मैं आपसे बोल दूं तो वो बोल लूं आपका जयपुर, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। दक्षिण बोल लूं तो वो बोल दूंगा मैं पुणे। और एक है हमारी मध्य या उसको केंद्रीय कमांड बोलते हैं, वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2 केंद्रीय कमांड है या मध्य कमांड है, तो इसमें एक है इलाहाबाद में, वो है वायुसेना की, प्रयागराज बोल देंगे, जिसको जो अच्छा लगे लिख लेना। और लखनऊ में है आर्मी की, मिलिट्री की। तो ये आपको याद रखना है 7। शिमला हमारी प्रशिक्षण कमांड है। और जो 6 है, एक कोलकाता, एक चंडी मंदिर 2, उधमपुर 3, जयपुर 4, पुणे 5 और लखनऊ जो मध्य वाली है ये 6। तो ये आपको याद रख लेनी है। ये हमारी आर्मी की, सेना की हो गई।
अब जान लेंगे हम लोग वायुसेना की। शायद देखो हम लोगों को एक स्तर पर पिछले पेपरों के स्तर से तैयारी यदि आप करेंगे तो फिर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला हर वर्ष 2 कदम आगे चलता है, तो हमको भी 2 कदम आगे रखकर तैयारी करनी है। अब आ जाएंगे हम लोग वायुसेना की। पूर्वी कमांड जो है हमारी वो है शिलोंग, मेघालय, ये राजधानी है। ये पूर्वी है। पश्चिमी है दिल्ली, ठीक है। अब ऐसे चले जाएंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे एक एक करेंगे। तो अब हम लोग आ जाएंगे सीधे दक्षिण की तरफ। यहां उत्तर में कोई कमांड नहीं है वायुसेना की, याद रख लेना, ठीक है। उत्तर में कोई कमांड नहीं है। तो अब सीधे दक्षिण आ जाएंगे हम। पश्चिम, दक्षिण है तिरुवनंतपुरम, ये केरला। अब दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, ये गुजरात में है, ठीक है। अब यहां नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण पश्चिम तक आ गए हम लोग गांधीनगर। केंद्रीय कमांड में आप लोगों को या मध्य कमांड बता ही चुका हूं। केंद्रीय कमांड हमारी प्रयागराज में, ठीक है। जो प्रशिक्षण कमांड है वायुसेना की वो बेंगलुरु में। वो जो रखरखाव कमांड है वो है नागपुर में। तो ये आपको सातों कमांड याद कर लेना है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे यदि आप लोग ऐसे नाम याद करेंगे कि शिलोंग, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर, प्रयागराज, बेंगलोर, नागपुर, तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष तौर, लखनऊ और प्रयागराज वाले जरूर विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि ये मध्य कमांड है और उत्तर प्रदेश में ये दोनों है, तो ये पूछने की चर्चा यदि हम लोगों से हो सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे नौसेना। तो नौसेना में सिर्फ तीन कमांड है। पश्चिमी है, पहले पूर्वी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पूर्वी है, ईस्ट की है, वो विशाखापट्टनम, ठीक है। पश्चिमी वेस्ट की है जो हमारी वो है मुंबई, और जो साउथ दक्षिण की है वो है कोचीन। तो इसमें 3 है। लेकिन जो तटरक्षक बल होते हैं वो भी 5 कमांड में अपनी 5 कमांड बनाए हुए हैं, जो अपना वो उसकी निगरानी करती है समुद्री सीमा की। तो इसकी 5 हम लोग तटरक्षक बलों की भी जान लेंगे कि तटरक्षक बलों की 5 कहाँ कहाँ है। एक तो हमारी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। दूसरी हमारी कोलकाता। तीसरी हमारी चेन्नई। चौथी हमारी मुंबई। और लास्ट हमारी है तिरुवनंतपुरम। तो ये 5 तटरक्षक, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि ये आपको याद ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। और एक और है हमारी, ये गांधीनगर है। ये गुजरात नहीं है, गांधीनगर है। तिरुवनंतपुरम उस वाले में है, वायु वाले में। तो ये 5 तटरक्षक बलों की कमांड है, लेकिन हम लोगों को केवल याद रखनी है वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना, आर्मी की। अब आ जाते हैं हम लोग रेजिमेंट पर। थोड़ा रेजिमेंट का आपको इतिहास जान लेना है कि रेजिमेंट आखिर क्या चीज है।
रेजिमेंट जो होता है वो पैदल सेना या पैदल सैन्य दल होता है। ये मुद्दा हमारा रेजिमेंट का ब्रिटिश भारत से जुड़ा हुआ है। लगभग 1750 के दशक में क्योंकि इसकी आधिकारिक इसलिए नहीं है कि 1750 में स्थापना हुई, उस समय क्योंकि अंग्रेजों का भारत में शासन हुआ नहीं था, तो एक छोटी सी सेना के रूप में मद्रास में गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका 50 के साथ 1750 के दशक में मानेंगे। यदि आपके ऑप्शन में आ जाए कि पहली जो हमारे रेजिमेंट स्थापना कब हुई, तो मद्रास रेजिमेंट। और यदि 1750 के दशक में आ जाए तो आपको वही लगाना है। यदि 1750 में आपको ऐसा दिखाया जाता है, कोई 4 ऑप्शन है और उसमें 1750 है, तो ये ज्यादा सटीक है, तो 1750 ही लगा के आना है आपको। ठीक है, अब और आगे हम लोग चलते हैं कि क्या जानने की ज्यादा जरूरत हमारे यहाँ। देखो, आप लोग एक तो भ्रम में मत रहना है। धर्म के आधार पर कोई हमारे भारत में रेजिमेंट नहीं बनेगी। ठीक है, सिख जो रेजिमेंट है वो एक जाति के तौर पर देखी जाती है भारतीय सेना में, तो ये धर्म के तौर पर नहीं है। क्योंकि एक वैसी कई अफवाहें सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया पर चलती हैं कि जब हमारा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो जो इस्लाम या मुस्लिम रेजिमेंट थी वो पीठ दिखाकर भाग आई थी, उन्होंने युद्ध नहीं किया। तो ये बात गलत है। पहले तो ये अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। कुछ हमारी भारतीय सेना में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो उसमें अभी वर्तमान में लगभग 3% मुस्लिम सैनिक कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कोई धर्म के आधार पर नहीं है। हमारे भारत में जो रेजिमेंट का इतिहास है वो क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है और नस्ल के आधार पर है। तो इन आधारों पर हमारी रेजिमेंट की स्थापना है, ये बिल्कुल आपको विशेष तौर पर याद रखना है। यदि आप और भी जानकारी लेना चाहें तो किस रेजिमेंट का क्या उद्घोष है, ये सारी चीजें आप इंटरनेट पे या कोई बुक में ऐसी दी होगी। तो मैं केवल यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि आपसे बातचीत हो जाए यदि, तो आपको किस तरीके से याद रखना है, वो किस तरीके से क्या पूछ सकते हैं, मैं केवल ये समझा रहा हूँ। तो मद्रास रेजिमेंट हमारी सबसे पुरानी है। सबसे बड़ी रेजिमेंट जो हमारे भारत देश की मानी जाती है वो मानी जाती है जाट रेजिमेंट। ठीक है, जाट रेजिमेंट हमारे भारत में सबसे बड़ी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें जाट ही जाट हैं सारी। लगभग मुझे लगता है हर रेजिमेंट में लगभग सभी जाति के सैनिक मिल जाते हैं। रेजिमेंट जो होता है वो मिलकर बनता है बटालियन से। बटालियन में लगभग 500 से 1000 सैनिक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। बटालियन रेजिमेंट में नहीं आपको कंफ्यूज होना है। बटालियन एक छोटा रूप है रेजिमेंट का। तो बटालियन में 500 से 1000। अब एक रेजिमेंट में हो सकता है कि 20 बटालियन हो, मतलब 20,000 सक्रिय सैनिक हो। जैसे राजपूत बटालियन है, वो रेजिमेंट है, तो इसमें 20 बटालियन कार्यरत है, तो इसमें 20,000 लगभग सैनिक कार्यरत है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि रेजिमेंट जो होती है हमारे देश में रेजिमेंट 27 है। ठीक है, अन्य और नामों से भी रेजिमेंट, लेकिन हम लोग भारतीय सेना की बात करते हैं तो इसमें पैदल जो रेजिमेंट है वो 27 है। और 27 रेजिमेंट के अलग अलग आप यदि आपको नाम रखना चाहिए, वो आप याद रखना चाहें तो अपने किताब में या कॉपी में, क्योंकि वीडियो इन सारी चीज़ों के मैं एक एक नाम बताऊंगा तो बहुत जो ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ें मैं आपसे चर्चाएं करूंगा, और जो जरूरी नहीं है वो मैं चर्चाएं नहीं करूंगा। तो बटालियन रेजिमेंट में बटालियन होती है, लगभग कितनी भी बटालियन हो सकती है। उन बटालियन में 500 से 1000 सैनिक होते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी जाट मानी जाती है, सबसे जो लड़ाकू या वीर आपको, तो वो गोरखा रेजिमेंट। लेकिन अभी वर्तमान में नेपाल सरकार से हमारा विवाद हुआ था, क्योंकि आर्मी में उन लोगों ने, मतलब भारत सरकार ने ये अग्निवीर योजना लाई, जिससे वो नेपाल या गोरखा वाले संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने रोक लगा दी थी कि भारतीय सेना में आप भर्ती नहीं होंगे नेपाल के नागरिक।
तो इसका थोड़ी अभी नेपाल से हमारा गोरखा रेजिमेंट का विवाद है, तो इसको जरूर पढ़ते चलना है हमको कि गोरखा रेजिमेंट में शायद प्रश्न बन सकता है। तो ये सारी चीजें हमको छोटी बड़ी, कौन है जाट और मजबूत कौन है, पुरानी कौन है, और पैदल सैन्य दल को बटालियन रेजिमेंट में बोलते हैं, बटालियन में 500 से इतनी सैनिक होती है, ये सारी चीजें आपको याद नहीं। अब इससे ज्यादा मुझे लगता है कि हमको भारतीय सेना में कहीं से प्रश्न नहीं बना सकते। यदि आपको इसकी बटालियन रेजिमेंट का इतिहास सुनना है तो बड़े आराम से थोड़ा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ये क्या हुआ कि 1857 की जैसे ही सैनिक विद्रोह हुआ, अब इसको नाम तो देते हैं कि सैनिक विद्रोह है, लेकिन ये भारतीय जो जितने भी हमारे किसान, मजदूर, सैनिक, सभी लोगों पर ये धीरे धीरे कर अत्याचार, जो शोषण किया जा रहा था, वो लगभग 1757 से लेकर 1857, 100 सालों का अत्याचार, शोषण एकदम से गुस्से के रूप में फूटा। तो यहाँ पे जिन भी जो भारतीय या जो ब्रिटिश सेना, भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी भारत में, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों की संख्या केवल ऑफिसर्स रैंक तक रखते थे वो लोग। यहाँ 1857 में जैसे ही विद्रोह हुआ तो लोगों ने यहाँ पर जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अपनी निगरानी शुरू की कि किस क्षेत्र में ज्यादा विद्रोह हुआ, तो उस क्षेत्रों के या उस जाति के सैनिकों को कम लिया जाएगा। और इसी के आधार पर, केवल यही आधार है हमारा भारतीय सेना में जो रेजिमेंट है, क्षेत्र के आधार पर और जाति के आधार पर, क्योंकि अंग्रेजों ने जिन भी जाति के सैनिकों ने या क्षेत्र के सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ वफादारी निभाई थी, उनको उस समय पर रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया। और जिन लोगों ने विद्रोह किया था, उन लोगों से लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों को फिर सेना में भी से उस समय आने का मौका कम दिया गया और अंग्रेज सैनिकों की संख्या ज्यादा बढ़ाई गई थी। तो केवल यही इतिहास हमारा है जो रेजिमेंटों का है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में आपसे एक IQ लेवल के प्रश्न जरूर बन जाते हैं, तो वो इंटरव्यू के समय हम लोग ऐसी चर्चा बना लेंगे कि क्या परिस्थितियां, हम लोग कैसे जवाब हो। 1-2 बार मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूं, तो मेरी जो वीडियो पूरी देखता चलेगा वो ज्यादा उसका IQ अभी से इंटरव्यू लेवल तक इंटरव्यू तक अपना लेवल बढ़ा लेगा। यदि जिसमें भी हमारी वीडियो या हमारा साथ कम रहे या उसको टाइम कम हो, तो फिर वो अपना देख सकता है, जहाँ भी जैसा अपना ज्ञान मिल रहा हो या उपलब्ध हो तो वो वहां से ले सकता है। ठीक है, धन्यवाद।